बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस को। ये लेक्चर जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे बहुत सारे जो है ना इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आपने गौर से सुनना है और सारे जो कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर करना है, क्योंकि आगे फर्दर जो एफएससी में अगर आपने बायो रखनी है तो उसके बायो या फिर केमिस्ट्री रखनी है तो उसके लिए भी ये बहुत अहम है, और ये एमकैट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर आपके अभी से कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको आगे मुश्किल नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज इज ऑलमोस्ट ऑलवेज accompanied विद आइदर एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ द हीट। कह रहे कि एक केमिकल या फिजिकल चेंज जो है वो अक्सर या तो उसके अंदर जो हीट है वो इवॉल्व होती है, यानी कि रिलीज होती है, या फिर एब्जॉर्ब होती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन आप देख लो, उसमें या तो एनर्जी जो है ना यानी हीट एनर्जी वो या तो एब्जॉर्ब कर रहा होगा या फिर रिलीज कर रहा होगा। हीट विच इज evolved or absorbed during a chemical reaction is called heat of that reaction। वो जो हीट एनर्जी या तो फिर एब्जॉर्ब हो रही होती है या फिर इवॉल्व हो रही होती है केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसको हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। उस रिएक्शन की मतलब के उस रिएक्शन की हीट। केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें जो हीट एनर्जी है वो रिलीज हो रही हो, यानी कि सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही हो, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। अब ऐसी सूरत में क्या होता है? ऐसी सूरत में जो हमारे पास कंटेनर होता है या फिर बीकर जो होता है, क्योंकि वो भी सराउंडिंग में ही आ जाता है ना, सिस्टम के अलावा जो सिस्टम होता है जो अंडर स्टडी अंडर कंसिडरेशन हो, उसके अलावा जो भी चीज़ होती है वो सराउंडिंग में आ जाती है। तो जो बीकर या फिर फ्लास्क वगैरह होता है वो भी सराउंडिंग में ही आता है। तो सिस्टम से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो इस नतीजे में यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के होते हुए वो जो फ्लास्क या फिर वो जो बीकर होता है हमारे पास, वो भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। वाइल दोज इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, जबकि दूसरे रिएक्शन जिनमें हीट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होती है आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। हीट विच इज इवॉल्व ड्यूरिंग एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन गोज टू द सराउंडिंग, जो हीट एनर्जी इवॉल्व होती है रिलीज होती है वो कहाँ चली जाती है? सराउंडिंग में चली जाती है। एंड द कंटेनर इन विच सच अ रिएक्शन इज बीइंग कैरीड आउट गेट्स हॉट, और इसके नतीजे में वो कंटेनर जिसमें रिएक्शन हो रहा होता है वो गर्म हो जाता है। कन्वर्सली, जबकि इसके बरक्स इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, द एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग विल डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर। इस नतीजे में क्या होता है? सिस्टम की हीट जो है ना वो ज़्यादा होती है, यानी कि वो क्या करता है? सिस्टम जो है हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो वो कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? अपने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है। इस नतीजे में वो जो कंटेनर उसके ज़्यादा करीब होता है ना, सबसे ज़्यादा करीब कंटेनर ही होता है सराउंडिंग में से, तो वहाँ से भी वो क्या करता है? अपनी जो हीट होती है उसकी कंटेनर की, उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस नतीजे में वो जो कंटेनर होता है वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। नीचे एग्जाम्पल दे रहा है कि हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस रिएक्ट टू लिक्विड वाटर इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब रिएक्ट करते हैं आपस में और बदले में हमें वाटर मिलता है, तो ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसमें क्या, इस रिएक्शन का मतलब क्या है? इसके अंदर जो लिखा हुआ है कि जो दो हाइड्रोजन एटम और दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो साथ हमें क्या होता है? दो वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और साथ में एनर्जी भी मिलती है। अब इस साइड पे लिखने का क्या मतलब है कि प्रोडक्ट बनने के बाद हमें एनर्जी भी मिलती है। अब इसका क्या मतलब हो गया कि एनर्जी बाहर मिलती है, यानी कि सराउंडिंग को मिलती है। तो ये रिएक्शन कौन सा हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो जब हम इसकी डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी चेंज लिखेंगे तो उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, ना कि पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है? प्लस की बात कर रहा है कि साथ में वाटर भी मिलेगा जो कि प्रोडक्ट है और एनर्जी भी मिलेगी। यहाँ पे ये लिखने का ये मकसद है। तो इसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना कि इसके साथ पॉजिटिव साइन क्यों आ रहा है।
तो दरअसल ये रिएक्शन के मुताबिक इसी तरह ही लिखा जाता है। अब क्या कह रहा है कि 571.6 किलो जाउल हीट एनर्जी इज एवॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, जो ये एनर्जी है ये रिलीज होती है, एवॉल्व होती है, खारिज होती है। इफ द एनर्जी एवॉल्व इज शोन सेपरेटली, अब इसको अगर अलग से जाहिर किया जाए यानी कि डेल्टा एच की सूरत में, तो उसको क्या कहेंगे, इट इज एक्सप्रेस्ड एज नेगेटिव 517.6 किलो जाउल। तो डेल्टा एच की सूरत में जब सेपरेटली इसको डिनोट किया जाएगा तो नेगेटिव साइन आएगा इसके साथ, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो क्या होता है, सिस्टम की एनर्जी डाउन होती है और सिस्टम की एनर्जी जब डाउन होती है तो मतलब क्या है, नेगेटिव साइन आता है। द सेम अमाउंट ऑफ द एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड व्हेन द रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब वो कह रहा है कि जब रिएक्शन जो है ना बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में जब टूटेंगे तो क्या होगा, सेम एनर्जी जो है हमें देनी पड़ेगी, वो एनर्जी जो है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। मतलब ये है कि वाटर विल डिकम्पोज टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इसका जो अपोजिट रिएक्शन होगा वो क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो मतलब ये है कहने का कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं अगर हम उनका रिवर्स रिएक्शन कैरी आउट करें तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सॉलिड कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन गैस। जब सॉलिड कार्बन जो है ना ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होती है, जलती है, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ में एनर्जी भी पैदा होती है जो कितनी है, 393.5 किलो जॉल। इट इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और जो 393.5 किलो जॉल हीट एनर्जी है ये क्या होगी, इवॉल्व होगी यानी कि रिलीज होगी। When this reaction is carried out in the reverse direction, इसको भी जब रिवर्स डायरेक्शन में कैरी आउट किया जाएगा, the same amount of energy यानी कि 393.5 किलो जॉल will be absorbed, ये क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी जब रिएक्शन को रिवर्स किया जाएगा। द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन इज नेगेटिव 393 किलो जॉल पर मोल। अब इस रिएक्शन की बात कर रहा है कि जब इसके लिए जो डेल्टा एच होगा वो कितना होगा, नेगेटिव 393.5 किलो जॉल पर मोल होगा। ना कि इसकी बात कर रहा है कि ये रिवर्स, ना कि इसके रिवर्स की बात कर रहा है, बल्कि ये जो प्रेजेंट रिएक्शन है इसकी बात कर रहा है कि इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच होगा वो नेगेटिव 393.5 किलो जॉल होगा। बोथ द रिएक्शन जो मेंशन्ड अबव आर द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक चेंजेस। ऊपर जो दोनों रिएक्शन थे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल थे। द फॉलोइंग रिएक्शंस रिप्रेजेंट एंडोथर्मिक चेंजेस। ये जो है ना एंडोथर्मिक की कुछ एग्जांपल दे रहा है कि जब हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है और साथ में हमें 53.08 किलो जॉल जो है ये एनर्जी देनी पड़ती है। अब क्या हो गया कि ये हमें मिला प्रोडक्ट में, लेकिन हमने ये जो एनर्जी है ये दी थी इन रिएक्टेंट्स को, तो इस वजह से इसके साथ यहाँ पे नेगेटिव लगा रहा है यहाँ पे। अब इसको जब हम डेल्टा एच की सूरत में लिखेंगे तब इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा। तो एंथैल्पी चेंज की बात कर रहा है, फॉर दिस रिएक्शन वुड बी 53.08 किलो जॉल। अब हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद द सॉलिड आयोडीन ओनली एट हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पर ही रिएक्ट करती है, एंड 53.08 किलो जॉल ऑफ द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ये एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, यानी कि हमें देनी पड़ती है तब जाके हमें हाइड्रोजन आयोडाइड मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ NO इन द एयर ड्यू टू लाइटनिंग इन द क्लाउड। अब इसकी बात कर रहा है कि जो है ना नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये एयर के अंदर हवा में कैसे बनता है। लाइटनिंग का क्या मतलब है, थंडर स्टॉर्म में जब मतलब के बादल जब गरजते हैं जो बिजली पैदा होती है उसी कंडीशन में ये बनता है, क्योंकि ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है और एंडोथर्मिक के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो इतना एनर्जी कब मिलती है इन्वायरमेंट में, माहौल के अंदर, जब ये लाइटनिंग का प्रोसेस होता है, तभी इतना एनर्जी जो है ना माहौल के अंदर अवेलेबल होती है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस मौजूद हैं वो आपस में रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना देते हैं।
तो रिएक्शन किस तरह से है कि नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का एक मॉलिक्यूल, दोनों जब एक एक मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और साथ में हमें 180.6 किलो जूल जो है एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो डेल्टा एस क्या बनेगा, इसका पॉजिटिव साइन आएगा उसके साथ और क्या होगा 180.6 किलो जूल, ये है उसकी एंथैल्पी चेंज। डे living conditions depends on the heavily on availability of the energy in its various forms। डेली लाइफ के अंदर जो हमारी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं वो ज़्यादातर जो है ना एनर्जी की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करती है। हमें हर सूरत में जो है ना ज़िंदगी के रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उनके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस आर एक्सटेंसिवली यूज्ड टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट्स। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है ना वो ज़्यादातर इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को यानी कि एनर्जी की नीड्स को पूरा करने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। इन सच रिएक्शंस केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इस रिएक्शन में क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वो सराउंडिंग में खारिज हो जाती है। We burn fuel like gas, oil and coal to cook food and for other heating purposes in our homes and industry। हम इनमें क्या करते हैं, ये ऑयल, गैस या फिर कोयला वगैरह जलाते हैं जिससे हमारी खुराक पकती है और हम इसको हीटिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं। घरों में या फिर सन्नतों में मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब इसमें भी क्या होता है कि गैस, ऑयल या फिर कोल वगैरह जो हैं इनके अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बर्निंग प्रोसेस कॉल्ड कंबस्शन, बर्निंग प्रोसेस को और क्या कहते हैं, कंबस्शन कहते हैं। सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फ्यूल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर टू प्रोड्यूस सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट। होता क्या है कि फ्यूल के अंदर जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जो कि ऑक्सीजन हमारी हवा में मौजूद है ऑलरेडी, और मुख्तलिफ किस्म के जो सर्टेन अमाउंट में जो हीट है वो पैदा करते हैं। फूड सच एज फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल फ्यूल्स। इनको क्या कहा गया है, बायोलॉजिकल फ्यूल्स कहा गया है, मतलब कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म द केमिकल एनर्जी प्रेजेंट इन दिस फूड इज कन्वर्टेड टू द हीट टू कीप अस वार्म। मेटाबॉलिज्म के दौरान जो केमिकल एनर्जी इन फूड पार्टिकल्स के अंदर मौजूद होती है वो हीट के अंदर कन्वर्ट कर दी जाती है, जो कि हमें गर्म रखती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो क्या हुआ, जब गर्मी वगैरह सर्दी लग रही है तो उसके लिए जो है ना जब हम खाना खाते हैं तो हमारी जो सर्दी लग रही होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि जो हमारे अंदर जब खुराक जाती है तो उसकी जब मेटाबॉलिज्म होती है तो उसके नतीजे में हीट पैदा होती है और वो हमारे जिस्म को गर्म कर देती है। इसी तरीके से गर्मी में जब हम खाना खाते हैं तो हमें गर्मी और ज़्यादा लगने शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जिस्म को हीट फील हो रही थी और हमने खाना भी इतना खा लिया कि उसकी मेटाबॉलिज्म भी तेज़ हो गई है और हमारे बदले में उसकी और ज़्यादा हीट पैदा कर रहा है। A large portion of electricity is produced at power stations by burning fuels such as natural gas, oil and coal। कह रहे इलेक्ट्रिसिटी जो है ना ज़्यादातर वो इसी तरीके से प्रोड्यूस की जाती है पावर स्टेशन पर, कि ये जो हमारे पास फ्यूल्स हैं इनको जलाने के बाद। अब होता क्या है कि ये जो हीट पैदा होती है इनको जलाने से फ्यूल्स को, उसको क्या किया जाता है कि स्टीम पैदा करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि वाटर को बॉयल किया जाता है और वो जो स्टीम बनती है वो स्टीम फिर उन टरबाइंस को घुमा देती है। जब टरबाइंस घूमते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। The heat which comes out from their combustion is used to produce steam at high pressure। यही कह रहा है कि हाई प्रेशर पर वो स्टीम पैदा करता है। This high pressure steam is then used to rotate turbines। फिर ये टरबाइन चलाता है which in turn generate electricity। फिर उसके बदले में जो है ना इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब ये अगर आपको फिर समझ नहीं आ रही कि हाई प्रेशर पर स्टीम कैसे बना देता है, तो आप इसका कॉन्सेप्ट अपनी डेली लाइफ के अंदर प्रेशर कुकर से देख सकते हो कि उसमें क्या होता है, इतना ज़्यादा जो उसका प्रेशर होता है इतना हाई हो रहा होता है, जो स्टीम उससे बाहर आ रही होती है कि वो बाज़ औक़ात उसका प्रेशर तो इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि वो प्रेशर कुकर जो है वो फट जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है और ये इतनी ताकतवर होती है कि ये टरबाइंस को भी घुमा सकती है।
While driving a vehicle, it is the combustion of petrol or diesel that gives off energy and drives it forward. इसमें क्या होता है, व्हीकल्स में जो पेट्रोल या फिर डीजल की कंबस्शन होती है वो जलता है और उसमें जो है ना वो गाड़ी को फॉरवर्ड ड्राइव करता है. The one example of exothermic reaction people seems to enjoy the most is that of firework. अब सबसे ज़्यादा वो कह रहा है कि एक बेहतरीन मिसाल ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वो भी है जो कि हम फायरवर्क की सूरत में देखते हैं. इसमें क्या होता है, फायरवर्क्स आर द रिजल्ट ऑफ कंबस्शन रिएक्शन दैट यील्ड हीट, लाइट एंड साउंड. फायरवर्क जो है ना उस कंबस्शन रिएक्शन का नतीजा है जिसमें क्या होता है, जो हीट भी रिलीज करता है, लाइट भी और साथ में साउंड भी पैदा करता है. डिफरेंट मेटल साल्ट्स along with ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ कलर व्हेन बर्न्स. डिफरेंट जो हमारे पास मेटल के साल्ट्स होते हैं उनकी खसूसियत होती है कि जब वो बर्न होते हैं, जब वो जलते हैं, वो कलरफुल फ्लेम देते हैं. हर एक का जो है ना फ्लेम का कलर डिफरेंट होता है, कोई रेड, कोई ब्लू, कोई डिफरेंट कलर के उनके जो फ्लेम्स होते हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं. अब यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है. तो ये सारी क्या है, मेटल साल्ट्स हैं. जब इनको बर्न किया जाता है तो कलरफुल फ्लेम्स आते हैं. अब एक्सरसाइज दी गई है कि वाई द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम मेटल एंड वाटर प्रोसीड्स वायलेंटली. के सोडियम मेटल और पानी के दरमियान जो रिएक्शन होता है वो इतना वायलेंट क्यों होता है. ये इतना ज़्यादा वायलेंट होता है कि इसके नतीजे में आग भी लग सकती है, लग जाती है बल्कि. तो इसका आंसर क्या बनेगा कि सोडियम मेटल जो है ना वाटर के साथ इसका जो रिएक्शन है इसलिए वायलेंट होता है कि इस रिएक्शन के दौरान जो है ना बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, बहुत ज़्यादा हीट बनती है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी पैदा होती है जो कि जल जाती है. फिर इतना हीट भी है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बन रही है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस जो होती है वो इजीली बर्न आउट हो जाती है. तो इस वजह से वो हाइड्रोजन गैस बर्न होती है और हमारे पास जो है ना फ्लेम आता है. तो इसका आंसर क्या बनेगा, जब मैं इसको यहाँ पे टाइप कर दूँ तो ये बनेगा कि सोडियम मेटल जो है ना रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर बिकॉज इट रिलीज अ लॉट ऑफ हीट एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस. ये बहुत ज़्यादा मिकदार में हीट को रिलीज करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनाता है जो कि क्या हो जाती है, फिर जल जाती है, विच कैन कैच फायर. दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट हैपन्स वेरी क्विकली. ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये बहुत तेज़ी से हो जाता है, वायलेंटली हो जाता है. इज मेल्टिंग ऑफ आइस एंड एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन. अब बर्फ़ का पिघलना जो है ये एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है. ऑब्वियसली एंडोथर्मिक ही है ना, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है, सिस्टम का टेम्परेचर यानी कि आइस का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है. जब भी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो तो आपने उसको आंखें बंद करके कह देना कि ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन ही है. तो ये क्या करता है, अपने सराउंडिंग से हीट को अब्जॉर्ब करता है और ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की बेहतरीन मिसाल है. तो इसका आंसर क्या बनेगा, मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन endothermic reaction change because it absorb heat from the surrounding to turn into water. ये सराउंडिंग से जो है ना हीट को एब्जॉर्ब करता है और ये पानी में तब्दील हो जाता है. नेक्स्ट है कि कैन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बी रिवर्स्ड. हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिवर्स भी किया जा सकता है और वो रिएक्शन क्या होगा, बदले में एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा. तो इसका आंसर बनेगा yes, some exothermic reactions can be reversed but they usually require energy. हाँ, और वो एनर्जी जो इन्होंने रिलीज की थी वो हमें बदले में देनी भी पड़ेगी क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में वही काम करना पड़ता है. जितना एनर्जी रिलीज हुई थी उतना फिर वो एब्जॉर्ब भी करता है क्योंकि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है ना. तो रिवर्स प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा. नेक्स्ट है एक और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसी टॉपिक में से है कि लेट अस नाउ एग्जामाइन द रीज़न. अब रीज़न हमने देखनी है कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो आया कि एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक क्यों होते हैं. तो इसकी भी यही रीज़न है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं उनका आपस में पहले तो बॉन्ड होता है, ऑलरेडी उनमें बॉन्डिंग होती है. वो क्या होता है, वही बॉन्ड पहले टूटते हैं. तो बॉन्ड का टूटना जो है वो एंडोथर्मिक है. अब रिएक्टेंट्स के दरमियान जो बॉन्ड्स है पहले वो टूटेंगे, फिर जो है ना
प्रोडक्ट्स की फॉर्म में फिर उनके दरमियान जो है ना आपस में बॉन्डिंग बनेगी भी सही। तो बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है। तो दोनों सूरतों में जो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोनों हो रहे हैं, तो दोनों सूरतों में जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसी की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और उसी को देखते हुए जो है ना जो रिएक्शन होगा वो एंडोथर्मिक होगा या फिर एक्सोथर्मिक होगा। यूजुअली होता क्या है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं उनके बॉन्ड वीक होते हैं और वो आसानी से टूट जाते हैं, तो कम एनर्जी उनको चाहिए होती है। तो बहरहाल देखते हैं एग्जांपल के साथ कि अ केमिकल रिएक्शन मेनली इन्वॉल्व्स द प्रोसेस विच इन्वॉल्व बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर ज़्यादातर ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें क्या होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग भी होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही होती है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द केमिकल बॉन्ड बिटवीन द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 and O2 फर्स्ट ब्रेक टू गिव देयर एटम्स। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टूटते हैं अपने इंडिविजुअल एटम्स के दरमियान। तो वो क्या होता है, ये जो इंडिविजुअल एटम्स होते हैं फिर वो आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं। तो पहले क्या हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। नीचे दिखाया भी गया है कि क्या हुआ। ये ओवरऑल रिएक्शन है कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स साथ में 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिले और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बने। अब हुआ क्या, इंडिविजुअली क्या हुआ कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल टूटे और 4 हाइड्रोजन एटम बनाया, और इसी तरीके से 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो थे, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था वो टूटकर 2 ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्या होगा कि दीज एटम्स ऑफ हाइड्रोजन देन फॉर्म बॉन्ड्स विद द ऑक्सीजन एटम्स टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसियस H2O। यही फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम जो हैं ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे और क्या बनेगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स वजूद में आएंगे। ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ H2 एंड O2 एब्जॉर्ब एनर्जी। अब बॉन्ड ब्रेकिंग जो है ना ये एंडोथर्मिक फिनोमिना होता है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई। तो ये क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। वाइल मेकिंग ऑफ द बॉन्ड बिटवीन H एंड O। अब वाटर में क्या हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड्स बने हैं ना, तो यही कह रहा है कि जो इनके दरमियान बॉन्ड्स बनने का प्रोसीजर है वो क्या करेगा, एनर्जी को इवॉल्व करेगा, इसलिए ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इन दिस रिएक्शन वीकर बॉन्ड्स आर ब्रोकन। वो कह रहा है कि वीकर बॉन्ड्स जो है वो टूट गए हैं। अब वो किस में थे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स में और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में थे। Hence less energy is absorbed in this system। यही कह रहा है कि वो इस सिस्टम में जो है ना एनर्जी कम एब्जॉर्ब हुई है और रिलीज ज़्यादा हुई है। तो ये क्या हो गया, ओवरऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। While the bond which are formed in water molecules are stronger and thus greater energy is evolved। अब ये बात अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो क्या हुआ, हेंस द एनर्जी विच इज इवॉल्व इज मोर देन द एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब। इसी नतीजे में जो एनर्जी इवॉल्व हुई है, जो रिलीज हुई है, वो ज़्यादा है उस एनर्जी की निस्बत जो कि एब्जॉर्ब हुई थी बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान। इसीलिए ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। अब आप यहाँ पे इसकी समरी देखो कि जब इनमें बॉन्ड टूटा है तो कितना हुआ है, 435 एनर्जी किलो जॉल एनर्जी जो है ना वो एब्जॉर्ब हुई है। अब ऑक्सीजन की ब्रेकिंग के दौरान क्या हुआ, 498 किलो जॉल ऑफ जो है ना एनर्जी वो एब्जॉर्ब हुई है। अब इसकी अगर बात करें कि एक OH बॉन्ड जब बना तो कितना एनर्जी रिलीज हुई, वो थी 484 किलो जॉल पर मोल। अब इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि OH बॉन्ड कितने हैं, ये एक की बात बता रहा है यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4 OH बॉन्ड्स बने हैं। तो मतलब क्या है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास एक्चुअल वैल्यू आएगी। और इस केस में क्या था, ये 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स थे, यानी कि यहाँ पर भी डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि 435 की डबल जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हुई थी। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जब ओवरऑल सम निकालोगे तब ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगी। यहाँ पे नीचे दिखाया भी गया है कि ये इसकी एनर्जी कितनी थी, 870 किलो जॉल थी, और इसकी ऑक्सीजन एटम की 498 किलो जॉल। और इसी के नतीजे में इसका ओवरऑल बताया हुआ है उसने कि जब ये आपस में टूटे, हाइड्रोजन का टूटा, इसी का सम ही बताया हुआ है। तो कितनी टोटल एनर्जी थी, ये 1368 किलो जॉल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। और रिलीज कितनी हुई, 19 समथिंग आता है, यानी कि 1900 कुछ
लिखा गया रहता है। जब इसको मल्टीप्लाई करते हो ना आप 1936 आई थिंक इसका आंसर आता है। नीचे देख लेते हैं ऐसे। It means 1368 kilojoule of energy is absorbed when 2 moles of H2 and 1 mole of O2 breaks their bonds to convert into atoms। जब ये एटम्स में कन्वर्ट होते हैं तो इतना ओवरऑल एनर्जी जो है ना एब्जॉर्ब होती है। अब नीचे कह रहा है कि टोटल एनर्जी evolved in the form of OH bond is 1936 किलोजूल। अब टोटल एनर्जी जो कि इसमें क्या हुई है, रिलीज हुई है, वो कितनी है, 1936 किलो जूल है। इससे पहले हम फर्दर पढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 इज 435 किलो जूल पर मोल व्हाइल दैट ऑफ ऑक्सीजन O2 इज 498 किलो जूल पर मोल। बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ OH बॉन्ड इज 484 किलो जूल पर मोल। इसी को उसने समराइज करके ऐसे एक बॉक्स की सूरत में बताया हुआ। आगे है कि नाइट्रोजन ऑफ द एटमॉस्फेयर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग की फॉर्म में वो मौजूदगी में जो है ना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, वो क्या होती है, रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। पीछे भी हमने देखा है अभी। दिस इज बिकॉज रिएक्शन इज हाईली एंडोथर्मिक। ये बहुत ज़्यादा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। सो ओनली लाइटनिंग कैन प्रोवाइड इनफ एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन टू टेक प्लेस। इसी वजह से लाइटनिंग ही ऐसा प्रोसीजर है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है जो कि इस रिएक्शन को करवा सकती है। तो मतलब क्या है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो है ना नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ लाइटनिंग के दौरान ही क्यों होता है, क्यों बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, तो उसका आंसर यही होगा कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है और जो है ना लाइटनिंग के पास ही इतनी एनर्जी होती है कि ये रिएक्शन करवा सके। तो फर्दर इसको देखते हैं कि दिस इज द एनर्जी इवॉल्व्ड व्हेन 2 मोल्स ऑफ द वाटर आर फॉर्म्ड फ्रॉम द 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो यही बता रहा है कि ये वो एनर्जी है टोटल जो कि 2 मोल्स ऑक्सीजन एटम और 4 मोल्स हाइड्रोजन एटम्स के मिलने से बनती है। Thus the formation of 1 mole of the water, the energy evolved will be 968 kilojoule per mole। अब ये जो थी ये किसके लिए थी, 2 moles of water के लिए थी। अब 1 mole के लिए कितनी होगी, इसका हाफ होगी जो कि कितना बनती है, 968 kilojoule per mole बनती है। Hence the overall energy evolved in this reaction is negative 568 kilojoule per mole for 2 moles of the water। अब 2 मोल्स वाटर के लिए कितनी होगी ओवरऑल एनर्जी इवॉल्व हुई है जो वो होगी 568 किलो जूल पर मोल, और 1 मोल के लिए कितनी होगी, इसका हाफ होगी। अब उसको लिखा हुआ भी है उसने एक इक्वेशन की सूरत में, कितनी है कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट हुए और उनके रिएक्शन के बाद 2 मोल्स ऑफ वाटर मिला और साथ में 568 किलो जूल ऑफ एनर्जी भी मिली। और डेल्टा एच की सूरत में जब हम इसको लिखेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव 568 किलो जूल आएगा। The enthalpy change for the formation of 2 moles of gaseous water is thus negative 568 kilojoule. So the enthalpy change for the formation of 1 mole of gaseous water will be, अब इसको 2 पे डिवाइड किया तो वो कितनी आ गई है, नेगेटिव 284 किलो जूल पर मोल। द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैसियस वैल्यू वाटर, अब इसका जब एक्सपेरिमेंटली इसको परफॉर्म किया गया, इसकी वाटर को बनाया गया तो वो कितनी आ रही थी, नेगेटिव 284.3 का फर्क आ रहा है। तो मतलब कि उसके बिल्कुल करीब ही है, इट इज़ क्वाइट क्लोज टू द कैलकुलेटेड वैल्यू के करीब ही है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अगर आपके फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।